गांव धनपुर दिन में जितना सीधा साधा लगता था, रात में उतना ही रहस्यमयी हो जाता था। खासकर गांव के बाहर बहने वाली काली नदी, जिसके किनारे एक कच्चा रास्ता था। ऐसा रास्ता जिसे सूरज ढलते ही लोग भूल जाना ही बेहतर समझते थे। उस रात भी अंधेरा कुछ ज्यादा ही गाढ़ा था। चांद बादलों में छुपा हुआ और हवा में अजीब सी ठंडक। मंगलू और उसका दोस्त बिल्लू घूमने निकल पड़े थे, हंसते मजाक करते, जैसे रात उनके लिए कोई खेल हो। पर इस बार मंगलू अकेला नहीं था। उसके साथ थे उसके बूढ़े चाचा, हरखू चाचा, जिनकी आंखों ने इस गांव के कई सच और कई मौतें देखी थी। अरे मंगलू, आज तो मजा आएगा। रात की ठंडी हवा, नदी का शोर। सीधा नदी वाले रास्ते से चलते हैं। हाँ यार, जल्दी भी पहुंच जाएंगे। हरखू चाचा अचानक आ जाते हैं। रुको, किधर जा रहे हो? चाचा, नदी वाले रास्ते से शॉर्टकट है। शॉर्टकट या मौत का रास्ता? अरे चाचा, अब ये भूत प्रेत की बातें छोड़ो। ये सब पुराने जमाने की अफवाह है। अफवाह? तो सुनो, अफवाह क्या होती है? हरखू चाचा की आवाज में ऐसा भारीपन था कि हवा भी जैसे रुक गई। मंगलू ने पहली बार देखा चाचा की उंगलियां हल्की सी कांप रही थी। इस रास्ते से कभी मत जाना, खास तौर पर रात में। क्यों चाचा? क्योंकि यहां छलावा रहता है। छलावा? हाँ, वो जो रात में सुंदर स्त्री का रूप लेता है, सफेद साड़ी, खुले बाल और नदी में नहाते हुए दिखती है। नदी में नहाते हुए? जो उसे देख ले वो लौटकर घर नहीं आता। इतना कहकर चाचा ने नदी की तरफ देखा। अंधेरे में पानी हल्का सा चमका, जैसे कोई हिल रहा हो। मंगलू का गला सूख गया। बिल्लू का मजाक अब चेहरे से गायब था। चाचा, आपने खुद देखा है? मैंने अपने छोटे भाई को खोया है इसी रास्ते पर। क्या? वो भी बोला था। एक औरत नहा रही थी, बुला रही थी। आवाज फर्राने लगती है। सुबह उसकी लाश नदी में मिली। अब मजाक की कोई जगह नहीं थी। हवा ठंडी से ठंडी होती जा रही थी। दूर कहीं से पायल की हल्की सी आवाज आई, छन छन। चाचा, आपने सुना? हाँ, कोई चल रहा है क्या? चुप, और पीछे मुड़कर मत देखना। नदी की तरफ से एक औरत की हंसी गूंजी, मीठी पर रूह कंपा देने वाली। मंगलू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उसे लगा कोई उन्हें देख रहा है। और ये तो बस शुरुआत थी। नदी के किनारे धुंध और गाढ़ी हो गई थी। चांद बादलों से झांकने लगा और उसी रोशनी में नदी के बीचों बीच एक स्त्री की परछाई उभर आई। पानी उसके बदन से फिसल रहा था, जैसे चांदनी खुद उसे छू रही हो। मंगलू, वो देख। हाँ, देख रहा हूं। स्त्री नदी में खड़ी है, सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा साफ नहीं दिखता। नजर नीचे रखो, ये वही है छलावा। चाचा, पर वो तो डरावनी नहीं लग रही। मंगलू, पागल मत बन। ये वही है जिसके बारे में चाचा बता रहे थे। स्त्री हल्की मुस्कान के साथ पानी से बाहर आती है। क्यों डरते हो? मैं कोई भूत नहीं हूं। आप कौन है? उससे बात मत कर, पीछे हटो मंगलू। मंगलू, मेरी तरफ देख, मेरी आंखों में देख। बिल्लू, वो कितनी सुंदर है। स्त्री की सुंदरता असामान्य थी, जैसे कोई सपना जो आंख खुलने नहीं देता। मंगलू का दिल तेज धड़क रहा था, पर डर से नहीं, मोह से। सुंदरता ही इसका जाल है, इसी में फंसकर लोग मरते हैं। मरते नहीं, मुक्त होते हैं। मुक्त? हाँ, दुख से, गरीबी से, डर से। मंगलू,
तू मेरी कसम खा, पीछे हट जा। बस करो, तुम दोनों मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मैंने अपने भाई को खोया है, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। वो बूढ़ा झूठ बोलता है, मैं सिर्फ प्यार देती हूँ। मुझे आपसे डर नहीं लग रहा। जैसे जैसे मंगलू आगे बढ़ा, हवा में ठंड बढ़ गई, पर मंगलू की आंखों में बस वही चेहरा था। रुको मंगलू, ये सुंदरता नहीं, ये मौत है। अगर मौत इतनी सुंदर हो तो डर कैसा? आओ मेरे साथ। उधर नदी किनारे अंधेरा गहराता जा रहा था और इधर गांव के अंदर मंगलू का घर एक अजीब सी खामोशी में डूबा था। हेमा, मंगलू की पत्नी, दरवाजे के पास बैठी बार बार बाहर झांक रही थी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी, पर मंगलू नहीं लौटा था। हेमा, घर है क्या? हाँ बाबूजी, आइए। मंगलू कहाँ है? वो काम से अभी आए थे, फिर बोले बिल्लू के साथ थोड़ी देर घूम कर आता हूँ। बिल्लू? फिर वही शराबी? जी बाबूजी, बोले थे बस थोड़ी देर में लौट आएंगे। बूढ़े पिता का चेहरा लाल पड़ गया, जैसे भीतर जमा सानों का गुस्सा अब बाहर आ रहा हो। दुनिया समझ गई, पर यह लड़का नहीं समझा। बाबूजी, आप शांत हो जाइए। कितनी बार समझाया इसे, शराबी दोस्त की संगत मत कर, वो तो बिगड़ेगा ही और इसे भी बिगाड़ देगा। मैं भी समझाती हूँ बाबूजी, पर वो सुनता नहीं। औरत की बात सुनता ही कौन है, जब दिमाग पर दोस्त और नशे का साया हो। कुछ पल की चुप्पी रही। घर में जलता दिया हवा से कांप गया। अगर आज भी नहीं सुधरा तो ये रास्ता इसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप कहाँ जा रहे हैं बाबूजी? ढाबे पर, शायद वहां कुछ खबर मिल जाए। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। गांव के बाहर पुराना राजू ढाबा धुएं और बातों से भरा था। एक पीली बल्ब की रोशनी में 4-5 आदमी चारपाई पर बैठे थे। अरे रामलाल काका, इतनी रात का है? चिंता आदमी को रात का दुश्मन बना देती है। मंगलू फिर बाहर गया क्या? हाँ, उसी बिल्लू के साथ। आजकल तो नदी वाले रास्ते की बातें भी चल रही हैं। सभी एक दूसरे को देखते। कौन सी बातें? वही छलावे वाली। ढाबे की हवा अचानक भारी हो गई। मंगलू के पिता का दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि जो डर वो दिल में छुपाए बैठे थे, वही डर अब दूसरों की जुबान पर था। राजू ढाबे पर बैठकर मंगलू के पिता ने इधर उधर की बातें सुनी। कोई साफ कुछ नहीं कह रहा था, बस हर बात का सिरा नदी वाले रास्ते पर जाकर टूट रहा था। उनके मन में एक ही ख्याल था, लड़का जरूर वहीं गया होगा। उन्हें यह नहीं पता था कि उसी रास्ते पर एक साया भी रहता है, या शायद किसी ने बताया था, पर बाप का दिल उस डर को मानने को तैयार नहीं था। काका, इतनी रात में नदी वाले रास्ते मत जाना। मेरा बेटा वहां है, डरने का वक्त नहीं है। आजकल वहां अजीब बातें चल रही हैं। जब बेटा मुसीबत में हो तो बाप अजीब बातों से नहीं डरता। लाठी टेकते हुए वो उसी कच्चे रास्ते पर बढ़ चले। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा ठंडी और भारी। जैसे जैसे नदी नजदीक आई, दिल की धड़कन तेज होती गई। हे भगवान, कहीं सच में? दूर से नदी की आवाज और किसी के हंसने की हल्की गूंज। मंगलू, मंगलू बेटा। नदी किनारे पहुंचते ही उनके कदम थम गए। चांदनी में उन्होंने देखा मंगलू नदी के पास खड़ा था और उसके सामने एक असाधारण रूप से सुंदर स्त्री। सफेद साड़ी, गीले बाल और होठों पर धीमी मुस्कान। मंगलू? मंगलू कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। मंगलू, ये क्या कर रहा है तू? बूढ़े, वो तुम्हें सुन नहीं सकता। मेरे बेटे से दूर हट। तू कौन है? मेरे बेटे को छोड़ दे।
उस पल बाप का खून चरम सीमा पर था, पर जैसे ही उसकी आवाज सीधे दिल से निकली, मंगलू की आंखें झपक गईं। बाबूजी, ये आप कैसे यहाँ? तुझे लेने आया हूं। और ये औरत कौन है? मंगलू चारों ओर देखता है, जैसे होश में आ रहा हो। बाबूजी, ये कोई औरत नहीं है। मंगलू की आंखों में अब मोह नहीं था, सिर्फ डर था, और छलावा की मुस्कान पहली बार कड़वाहट में बदल गई, क्योंकि बाप की आवाज सम्मोहन से भी ताकतवर होती है। नदी किनारे से लौटते समय हवा कुछ शांत थी, पर मन के भीतर तूफान उठ चुका था। मंगलू के पिता रमेश गुस्से और डर दोनों से भरे हुए थे, और सामने खामोश खड़े थे हरकू चाचा। हरकू भैया, बच्चे नादान होते हैं, पर आप तो समझदार थे। आपको तो नहीं आना चाहिए था उस रास्ते पे। और तुम कौन सा दूध के धुले हो रमेश? मतलब? लड़के को समझाया क्यों नहीं? शराबी दोस्त, गलत रास्ते, सब कुछ दिखता है पर बोलते नहीं। मंगलू सिर झुकाए खड़ा रहता है। और तू अगर आज पानी में एक कदम भी रख देता ना, तो लाश भी ना मिलती। मंगलू के रोंगटे खड़े हो गए। उसके कानों में अब भी छलावा की आवाज गूंज रही थी। अगर तू बेटा उसके साथ पानी में चला जाता तो कभी लौट के नहीं आता। बाबूजी, मुझे लगा वो सच में। लगा बगा कुछ नहीं, अकल से काम लेना सीख। तीनों ढाबे पर थोड़ी देर रुके। वहीं बैठे लोगों की नजरें मंगलू पर टिकी थी, जैसे आज मौत को छूकर लौटा हो। रमेश भैया, क्या संस्कार दिए हैं आपने। हमको तो लगा था आज तो गया समझ। भूतिया जंगल की ओर कौन जाता है इस वक्त? भगवान की अटूट कृपा थी जो बच गया। मंगलू चुपचाप बैठा रहा, पर उसके दिल में एक सवाल गहराता जा रहा था। छलावा, वो लड़की, उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो मर गई? उस लड़की के साथ क्या हुआ था? ढाबे पर सन्नाटा। कुछ नहीं बेटा, पुरानी बात है। सब लोग चुपचाप मंगलू को देखते रहते हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी चुप्पी सब कुछ कह रही थी। थोड़ी देर बाद मंगलू, रमेश, बिल्लू और हरकू चाचा अपने अपने घर की ओर चुपचाप चल दिए। रात फिर से सामान्य लगने लगी, पर मंगलू के मन में अब एक बीज बोया जा चुका था, और सवाल कभी अकेले नहीं आते। रात बीत गई थी, पर मंगलू की आंखों से नींद गायब थी। उसके कानों में अब भी नदी की आवाज और उस लड़की की मीठी हंसी गूंज रही थी। उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? यह सवाल अब उसके भीतर आग बन चुका था। अगली सुबह वो चुपचाप गांव के सबसे पुराने आदमी बूढ़े नत्थू बाबा के पास पहुंचा। नत्थू बाबा वही थे जो सच जानते थे पर बोलते नहीं। बाबा, नदी वाली लड़की कौन थी? जिसका नाम लेने से आज भी नदी कांप जाती है। मैं डरता नहीं बाबा, सच जानना चाहता हूं। डर भूत से नहीं होता बेटा, डर आदमी से होता है। बाबा ने अपनी लाठी जमीन पर टेकी। आवाज में बरसों का बोझ था। उसका नाम था सुंदरी, गांव की सबसे सुंदर लड़की, गरीब पर इज्जतदार। सुंदरी हर शाम नदी किनारे कपड़े धोने आती थी। गांव के कुछ लोग उसकी सुंदरता को आंखों में गंदगी बनाकर देखते थे। एक रात 4 शराबी, जिनमें एक गांव का रसूखदार आदमी भी था, उसे रास्ते में घेर लेते हैं। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। इतनी सुंदर होकर अकेली क्यों निकलती है? भगवान से डरो। भगवान आज छुट्टी पे है। उस रात सुंदरी की चीखें नदी की आवाज में डूब गईं। सुबह गांव वालों ने नदी में एक लाश देखी, पर सच कभी सामने नहीं आया।
फिर किसी ने कुछ नहीं किया? किया था बेटा, सच को चुप करा दिया। रसूखदार लोगों ने कह दिया लड़की चरित्रहीन थी और गांव ने सिर झुका लिया। उस दिन सुंदरी मरी नहीं थी, उस दिन इंसाफ मरा था। उसकी आत्मा नदी में नहीं अटकी है, वो लोगों के पाप में अटकी है। तो वो छलावा? वो बदला नहीं लेती बेटा, वो सच दिखाती है। मंगलू की आंखों से आंसू गिर पड़े। अब वो समझ चुका था, छलावा कोई राक्षस नहीं था, वो एक सवाल थी जो हर रात उठता है। जब एक लड़की रो रही थी तब गांव कहां था? नदी की तरफ से हल्की हवा चली, जैसे सुंदरी ने पहली बार सांस ली हो। छलावा कोई भूत नहीं होता, वो समाज की वही चुप्पी होती है जो गलत को देखकर भी आंखें फेर लेती है। जिस दिन हम डर से नहीं सच से खड़े होंगे, उस दिन हर छलावा अपने आप खत्म हो जाएगा। एक पगडंडी के किनारे पंडित जी बैठकर भजन गा रहे थे। आवाज पवित्र थी, पर माहौल अभी भी डर से भरा। पंडित जी लालटेन के पास आसन लगाए हुए आंखें बंद कर हनुमान चालीसा गा रहे हैं। आसपास सूखे पत्तों की आवाजें। बल बुद्धि विद्या देहु मोही हरहु कलेश विकार। आर्यन धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है। राम नाम और हनुमान जी का स्मरण साधक के मन का भार हल्का कर देता है। पंडित जी तावीज जैसी छोटी रुद्राक्ष माला निकालते हैं। ये ले, ये रक्षा सूत्र नहीं, श्रद्धा सूत्र है। कभी भी मन भारी लगे, जय बजरंगबली कहना, हनुमान जी तेरी रक्षा करेंगे। आर्यन के हाथ कांपते हैं, वो माला ले लेता है। 4 साल बाद आर्यन अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर से अपने गांव लौट रहा था। बस की खिड़की से झांकते हुए उसे खेत, पगडंडिया, कुआं और वही पुरानी टूटी चौपाल दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे जैसे गांव करीब आ रहा था, एक अजीब बेचैनी उसके अंदर बढ़ती जा रही थी। उसे कुछ बातें याद आने लगी, कुछ ऐसा जो उसने यहां किया था, जिसे वो छिपाकर शहर चला गया था। रामदीन की बेटी सुषमा, वो नाम उसके दिमाग में गूंज रहा था, जैसे कोई अनचाहा सच पीछे से पकड़े खड़ा हो। अरे भाई, खजूरी गांव आ गया, उतरने वाले तैयार हो जाओ। बस रुकती है। आर्यन बैग उठाकर नीचे उतरता है। चारों ओर शांति। दूर कहीं से कुत्ते भौंकने की आवाज, हवा में मिट्टी की खुशबू। गांव तो वही है, पर माहौल कुछ अलग लग रहा है। उसी वक्त नरेन काका, गांव के बूढ़े चौकीदार, लाठी लिए चलते दिखते हैं। अरे ओए आर्यन बेटा, तू वापस आ गया? पढ़ाई पूरी हो गई? जी काका, बस अभी आया ही हूं। गांव में पैर संभल के रखना बेटा। जब से तू गया था ना, कुछ बातें शांत नहीं हुई। कौन सी बातें काका? नरेन काका आर्यन की आंखों में देखते हैं, खामोशी। कुछ बातें छोड़, चल घर जा, तेरी मां इंतजार कर रही होगी। काका आगे बढ़ जाते हैं। आर्यन के कदम भारी पड़ जाते हैं। रास्ते में 2-3 और गांव वाले देखते हैं, पर कोई बात नहीं करता। सबकी नजरें अजीब हैं। ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहीं सुषमा वाली बात तो नहीं? वो तो भूल ही गए होंगे, है ना? एकाएक पीछे से किसी लड़की की आवाज आती है। आर्यन? आर्यन का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। वो मुड़कर देखता है। वो सुषमा नहीं, बल्कि उसकी बचपन की सहेली सविता है। तू वापस आ गया? हाँ। सब ठीक है, लेकिन तू आया है तो पुरानी बातें भी साथ में लौट आई होंगी। सविता, तुम क्या बात कर रही हो? सुषमा, तुम्हें याद है ना? आर्यन सांस रोक लेता है, चेहरा पसीने से भीग जाता है। वो आज भी तेरे लौटने का इंतजार करती है। क्या? लेकिन सविता ठंडी सांस लेती है। आज भी वहीं बैठी रहती है, उसी जगह जहां तुमने उसे आखिरी बार छोड़ा था।
आर्यन की धड़कन थमने लगती है। तुम किस जगह की बात कर रही हो? सविता धीरे से उंगली उठाकर गांव के पीछे वाले पुराने कुएं की ओर इशारा करती है। वहीं जहां तुमने उससे कहा था मैं लौट कर आऊंगा। आर्यन का चेहरा डर और पछतावे से भर जाता है। सविता की बातों ने आर्यन के पैरों से ताकत छीन ली थी। गांव के पुराने कुएं का नाम सुनते ही उसकी गर्दन सुन्न हो गई। उसे लगा शायद सब ठीक होगा, पर लग नहीं रहा था कि गांव उसे माफ कर चुका है। शाम गहरा रही थी। रास्ते में पड़ने वाला पुराना ढाबा, जहां कभी चाय की महक और हंसी ठिठोड़ी होती थी, आज अलग ही लग रहा था। आर्यन ने धीरे से कदम बढ़ाए और ढाबे के पास आते ही उसे महसूस हुआ, यहां डर की एक मोटी परत जमा है। ढाबे पर हल्की टिमटिमाती बल्ब की रोशनी। 4-5 आदमी गोल बनाकर चुपचाप बैठे हैं, चाय के गिलास आधे भरे हुए, सबके चेहरे उतरे हुए, जैसे किसी अनहोनी का साया मंडरा रहा हो। ये लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? सबके चेहरे इतने डरावने क्यों? ढाबे वाला चंद्रपाल आर्यन को देखता है। पहचानते ही उसका चेहरा और ज्यादा गहरा पड़ जाता है। अरे आर्यन बेटा, इतने साल बाद, आओ चाय पियोगे? आर्यन बड़ी मुश्किल से मुस्कुराता है। हाँ, एक चाय दे दो चाचा। आर्यन बैठता है, लेकिन सामने बैठे लोग उसे घूर रहे हैं। घूर नहीं, जैसे कुछ कहना चाहते हों पर कह नहीं पा रहे हों। तू वापस आ गया? हाँ, कल ही शहर से आया हूं। वक्त बड़ा नाजुक चल रहा है बेटा, रात में बाहर मत निकला कर। कुएं वाली तरफ तो बिल्कुल मत जाना। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगता है। चाय आ जाती है पर किसी के ग्लास में खनक नहीं। माहौल स्थिर। ऐसा लगता है मानो किसी दुख, किसी अनजाने भय ने इन सबकी आत्मा चूस ली हो। लोगों के चेहरे देख रहे हो ना बेटा, ये सब पहले ऐसे न थे जब से वो हुआ है। आर्यन चौंक जाता है। वो कौन सा वो चाचा? ढाबे पर एकदम सन्नाटा, चारों तरफ सिर्फ झिंगुरों की आवाज। अरे मत बोलो चंद्रपाल, कहीं सुनेगी तो। तू चुप रहे, बस चुप। रात गहरी हो रही है। कौन सुनेगी? बात क्या है? कोई मुझे बताएगा? एकदम सामने बैठे सबसे उम्र दराज आदमी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में नींद नहीं, डर था। सुषमा, वो अभी भी वापस नहीं गई। आर्यन का गला सूख जाता है। अचानक ढाबे के पीछे की तरफ से तेज धप की आवाज आती है। एक गिलास अपने आप जमीन पर गिर जाता है। सबके चेहरे और उतर जाते हैं। बस अब और मत बोलो, रात हो रही है, सब घर जाओ अभी। आदमी एक दूसरे को देखते हैं, जल्दी जल्दी उठ खल जाते हैं। ढाबा कुछ ही सेकंड में खाली हो जाता है। आर्यन वहीं खड़ा रह जाता है, हाथ कांपते हुए। ये सब इतना डर क्यों रहे हैं? और सबकी बातों में मेरा नाम क्यों जुड़ा है? बेटा, तू यहाँ का है, इसलिए समझ ले, गांव में कुछ बदल गया है और ये बदलाव तेरे लौटने के बाद और तेज होने लगा है। आर्यन डर और बेचैनी के बीच पूछता है, क्या बदल गया? कौन सी बात? चंद्रपाल धीमे से उसके कान में फुसफुसाता है। वो आज भी तेरे लौटने का इंतजार कर रही है। आर्यन का दिल रुक जाता है। ढाबे का डर भरा माहौल आर्यन के दिमाग में चक्कर काट रहा था। हर आदमी की आंखों में जो खामोश दहशत थी, उसने उसकी सांसें भारी कर दी थी। वो तेज कदमों से घर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन मन में बार बार वही नाम गूंज रहा था, सुषमा। रात गहराने लगी थी। रास्ते में कहीं कहीं सिर्फ लालटेन की टिमटिमाहट थी। इसी बीच एक आवाज सुनाई दी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान चालीसा की गूंज। आर्यन ने देखा, एक पगडंडी के किनारे पंडित जी बैठकर भजन गा रहे थे। आवाज पवित्र थी, पर माहौल अभी भी डर से भरा। पंडित जी लालटेन के पास आसन लगाए हुए, आंखें बंद कर हनुमान चालीसा गा रहे हैं।
आसपास सूखे पत्तों की आवाजें। बलबुदे विद्या देहु मोही हरहु कलेश विकार। आर्यन धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है। पंडित जी आंखें खोलते हैं और आर्यन को घबराया हुआ देखते हैं। बेटा, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे दिल पे कोई भारी बोझ है? नहीं पंडित जी, ऐसा कुछ नहीं। चेहरा सब सच बोल देता है बेटा। इस गांव की हवा में जो डर है वो तुझे छू गया है ना? आर्यन चौंक जाता है। आपको कैसे पता? जहां भय होता है वहां भक्ति की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। कई दिनों से गांव में कुछ अशांत है। आर्यन की सांसें तेज हो जाती हैं। बेटा, मन चाहे कितना भी डिस्टर्ब हो, राम नाम और हनुमान जी का स्मरण साधक के मन का भार हल्का कर देता है। पंडित जी तावीज जैसी छोटी रुद्राक्ष माला निकालते हैं। ये ले, ये रक्षा सूत्र नहीं, श्रद्धा सूत्र है। कभी भी मन भारी लगे, जय बजरंगबली कहना, हनुमान जी तेरी रक्षा करेंगे। आर्यन के हाथ कांपते हैं। वो माला ले लेता है। आशीर्वाद दीजिए पंडित जी। पंडित जी उसके सिर पर हाथ रखते हैं। बेटा, तेरी राह मुश्किल है, लेकिन तू अकेला नहीं है। याद रख, भक्ति जहां है वहां भय टिक नहीं सकता। जब आर्यन वापस मुड़कर आगे बढ़ता है तभी पंडित जी अचानक पीछे से पुकारते हैं। और हाँ बेटा, रात के इस समय कुएं वाली दिशा में मत जाना। आर्यन तुरंत रुक जाता है। धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है। आपको ये किसने बताया कि मैं उधर जा सकता हूं? पंडित जी की आंखें गहरी और उदास हो जाती हैं। कई संकेत, कई परछाइयां आजकल उस तरफ मंडराती हैं। तेरा लौटना और उनका जागना दोनों एक साथ हो रहा है। आर्यन का दिल और भारी हो जाता है। आर्यन कुछ भी पूछ नहीं पाता, सिर्फ हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाता है। पंडित जी फिर से हनुमान चालीसा गाना शुरू करते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आर्यन की चाल तेज हो जाती है। राह अब अंधेरी और भी शांत हो चुकी है, लेकिन उसके कंधे पर जैसे कोई अनदेखी निगाह टंगी। पंडित जी से मिला रुद्राक्ष आर्यन की मुट्ठी में कसकर दबा था। उसे लगा था कि यह तावीज उसके मन का बोझ हल्का करेगा, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, हवा में एक अजीब सी ठंड फैलने लगी। गांव का रास्ता लगभग सुनसान था। दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज, खेतों में से आती ठंडी हवा, और उसी अंधेरी पगडंडी पर वो खड़ी थी, सुषमा, जिंदा, पर पहचान में ना आने वाली। अचानक सामने किसी की छाया दिखती है। छाया धीरे धीरे करीब आती है। कौन है? छाया रोशनी में आती है। सुषमा। चेहरा पहले जैसा खूबसूरत, पर आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे, जैसे कई रातों से सोई ही ना हो। आर्यन की सांस अटक जाती है। आर्यन? आर्यन का दिल जैसे गले तक आ गया। सुषमा, तो तुम जिंदा? सुषमा हल्की मुस्कुराती है, पर वो मुस्कान थकी हुई, टूटी हुई और कहीं ना कहीं डरावनी थी। हाँ, मैं जिंदा हूं। सबको लगता है कि मैं गायब हो गई थी, लेकिन मैं यहीं थी। मुझे लगा उस रात के बाद तुम... सुषमा बीच में बोलती है। मर गई हूं, गायब हो गई हूं, या खत्म हो गई हूं। उसकी आवाज में अजीब ठंडक थी। आर्यन एक कदम पीछे हटता है। तुम चले गए थे आर्यन, मुझे छोड़कर। तुमने कहा था मैं लौट कर आऊंगा, और देखो आज आए हो। आर्यन के माथे पर पसीना। मैं मजबूरी में गया था। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे साथ क्या... कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, मैं बस तुम्हारा इंतजार करती रही। सुषमा, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी आंखें, ये सब... मैं ठीक हूं आर्यन, बस रातें लंबी हो गई हैं, नींद
नहीं आती। उसका चेहरा एक सेकंड के लिए बिल्कुल फीका, लगभग भूतिया लगने लगता है। आर्यन की रीढ़ में ठंड उतर जाती है, लेकिन अगले ही पल वो सामान्य दिखती है। तुम डरे हुए लग रहे हो, क्या मुझसे डरते हो? आर्यन जवाब नहीं दे पाता। चांद बादलों से निकलता है, घड़ी की टन टन। रात के 12 बजने को है। हवा अचानक ठंडी हो जाती है। रात लंबी है आर्यन, क्या तुम थोड़ा मेरे साथ चलोगे? आर्यन का दिल तेज धड़कने लगता है। उसे लगता है जैसे किसी ने उसकी छाती पर हाथ रख दिया। सुषमा की आंखें गहरी हो जाती हैं, जैसे कुछ कहना चाहती हो या कुछ छिपा रही हो। नहीं, मैं घर जा रहा हूं। सुषमा कुछ नहीं कहती, बस स्थिर खड़ी रहती है। उसकी आंखें ऐसी लगती हैं जैसे अंधेरे में चमक रही हो। आर्यन हिम्मत करके तेज कदमों से आगे बढ़ता है। पीछे मुड़कर देखता है, सुषमा अब वहां नहीं है, एकदम गायब, जैसे कभी खड़ी ही ना हो। आर्यन के पैरों में कंपन। हाथ में पकड़ी रुद्राक्ष की माला गर्म हो चुकी थी। आधी रात में सुषमा से हुई डरावनी मुलाकात के बाद आर्यन का दिमाग पूरी तरह उलझ गया था। रुद्राक्ष उसके हाथ में अब भी गर्म था, जैसे भीतर का डर उसकी हथेली तक पहुंच गया हो। गांव का रास्ता पार करते हुए वो घर पहुंचा। दरवाजे पर टंगी मध्यम लाइट झूल रही थी और घर में अजीब सी खामोशी थी। उसे उम्मीद थी कि घर पहुंचकर मन शांत हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। आर्यन बेटा, तू इतनी देर से, और ये कैसा चेहरा बना रखा है? डरा हुआ लग रहा है तू। आर्यन नजरें चुराता है। नहीं माँ, बस रास्ता सुनसान था, कुछ नहीं। तू झूठ बोल रहा है, तेरी सांसें तेज चल रही हैं। कुछ हुआ है बेटा? आर्यन चुप। उसकी आंखें भर जाती हैं, लेकिन वो बोलता नहीं। पिताजी कहाँ हैं माँ? मैं आते ही पूछ रहा हूँ, पिताजी घर पर नहीं है क्या? माँ की आंखें एक पल के लिए ठहर जाती हैं। चेहरा सख्त हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। खाना रख दिया है, खाकर सो जा, बहुत थका होगा। आर्यन को उनकी चुप्पी अजीब लगती है। माँ, पिताजी। बोला ना, पहले खाना खा ले। वो जोर से सांस भरता है और चुप होकर खाना खाने बैठ जाता है। खाना खाकर आर्यन कमरे में जाता है। बिस्तर पर लेटते ही गांव की हवा, सुषमा का चेहरा, पंडित की चेतावनी, सब दिमाग में घूमता रहता है। पिताजी कहाँ गए होंगे और माँ क्यों टाल रही थी? आधी रात वो बेचैनी में ही सो जाता है। मुर्गे की आवाज, बाहर से हल्की हलचल, दरवाजे पर खटखट होती है। अरे देवी बहू, जरा बाहर आओ जल्दी, बात गंभीर है। माँ दरवाजा खोलती है। आर्यन भी उन नींदी आंखों से बाहर आता है। काका आर्यन को देखते ही चुप हो जाते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। आर्यन, तू रात को किससे मिला था? आर्यन के दिल की धड़कन रुकने लगती है। मैं? क्या मतलब काका? मैं? बेटा, जो तूने रात में देखा ना, वो सुषमा नहीं हो सकती। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। काका, क्यों? क्या बात कर रहे हैं आप? काका एक लंबी सांस लेते हैं। क्योंकि सुषमा की मौत उसी रात हो गई थी। आर्यन की सांसें रुक जाती हैं। उसकी आंखें फैल जाती हैं। रुद्राक्ष की माला उसके हाथ में फिर से गर्म होने लगती है। सुबह की हल्की धूप थी, लेकिन आर्यन के दिल में अंधेरा उतर चुका था। वो अभी भी रात की घटनाओं को समझ नहीं पा रहा था। तभी गली के मोड़ पर उसे वही पुराने काका मिले, गांव के सबसे अनुभवी और सीधे सच्चे आदमी। आर्यन बेटा, जरा इधर आओ। ये रुद्राक्ष कहां से लाया तू? काका, वो जंगल से एक बाबा बैठे थे, उन्होंने ही दिया मुझे। काका के चेहरे पर एक पल में रंग उड़ गया, जैसे किसी ने उनका खून खींच लिया हो। जंगल? कौन सा जंगल? बस वही जो पोखर के पीछे है। रात को गया था, वही मिला मुझे बाबा। काका पीछे हट गए, उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। 50 साल हो गए मुझे इस गांव में,
उस तरफ ऐसा कोई जंगल नहीं बेटा, और ना ही वहां कोई बाबा रहता है, न दिन को न रात को। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन ही फिसल गई हो। जो उसने रात में देखा था वो अगर असली नहीं था तो था कौन? काका, तो फिर कल रात मेरे साथ हुआ क्या? बेटा, आज तो सोमवार है, आज तो शिवजी का दिन है। और एक बात बता दूं, जहां तू रात में गया था ना, लोग उसे शैतानों का जंगल कहते हैं। तू बच कैसे गया ये मेरी समझ के बाहर है, लेकिन शायद तेरे ऊपर भगवान शिव की अटूट कृपा रही होगी। काका की आवाज में डर भी था और यकीन भी। आर्यन के गले में सूखी आवाज निकली। काका, क्या वो जंगल में कोई और था मेरे साथ? काका ने धीरे से जवाब दिया, वहां इंसान नहीं जाते बेटा, और जो जाते हैं लौटकर कभी कुछ नहीं बताते। आर्यन के भीतर अचानक रात की वो अजीब मुस्कान, वो सन्नाटा, वो अंधेरा, सब एक साथ लौट आया, और साथ ही उसके दिमाग में बिजली की तरह एक याद कौंधी। वो बाबा जो उसे रुद्राक्ष देकर कह रहा था, अब तू सुरक्षित है अभी के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था, वो बाबा कौन था और क्यों सिर्फ उसे ही दिखा?